Hello guys, good evening. I welcome all of you in my online classes of medical surgical nursing. जैसे कि आप सब जानते हैं अपन ऑन्कोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो प्रीवियस क्लास अपनी हुई थी उसके अंदर अपन ऑन्कोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने ऑन्कोलॉजी क्या होता है, कैंसर क्या होता है, क्या कोजेज होते हैं, मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं और कुछ क्लासिफिकेशंस भी अपन ने देखे थे। आज की क्लास में अपन उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ जो चीज़ें पिछली क्लास में छूट गई थी उनको मैं एक बार कवर कर लेता हूँ कि कार्डिनल साइंस ऑफ द कैंसर्स कौन से होते हैं। कार्डिनल साइंस मतलब कि जो साइंस एग्जैक्टली उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे भी अगर किसी को कैंसर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं कि वो अगर प्रेजेंट है तो मे बी वहाँ पे कैंसर हो सकता है। इसके लिए एक एब्रीवेशन बनाई गई है कोशन के नाम से, CAUTION, जो कि उसके हिसाब से एक एब्रीवेशन बनाई गई है। तो इसके अकॉर्डिंग C4 चेंजेज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स। जो बाउल और ब्लैडर हैबिट्स होती हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पोलीयूरिया, ओलिग्यूरिया, कोई भी चेंजेस बाउल और ब्लैडर हैबिट्स के अंदर आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो वो एक साइन हो सकता है कि वहाँ पे कैंसर है। सेकेंड थिंग, ए सोर थ्रोट दैट डज नॉट हील, मतलब कोई भी शोर दैट डज नॉट हील, कोई भी वुंड हो, शोर हो, अल्सर हो जो बहुत लंबे टाइम से है और हील नहीं हो रहा है, दैट मे बी ए साइन ऑफ कैंसर। नेक्स्ट थिंग, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, बॉडी के किसी पार्ट से अनयूजुअल ब्लीडिंग या कोई डिस्चार्ज हो रहा हो तो वो भी एक कार्डिनल साइन हो सकता है कैंसर का। इसके अलावा थिकनिंग और लंप इन द ब्रेस्ट और द एल्सवेयर, मतलब या तो ब्रेस्ट में या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई थिकनिंग हो रही है, वो लंप हो रहा हो, या मास फॉर्मेशन या कोई ऐसा ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही हो, तो दैट मे बी ऑल्सो ए कार्डिनल साइन ऑफ कैंसर। इसके अलावा I4 इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, इंडाइजेशन हो सकता है और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग हो सकता है। जैसे कि जो लेरिंजियल कैंसर है, फेरिंजियल कैंसर, ओरल कैंसर है, इन सब के अंदर क्या होता है कि इंडाइजेशन हो सकता है और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। इंडाइजेशन स्टमक कैंसर के अंदर हो सकता है, या गैस्ट्रिक कैंसर है, ड्यूडेनल कैंसर है, तो उन सब के अंदर आपको इंडाइजेशन देखने को मिल सकता है। और फेरिंजियल, लेरिंजियल, ओरल कैंसर की वजह से आपको डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग हो सकता है। इसके बाद O4 ओबियस चेंज इन वार्ट्स एंड और मोल्स, कोई जैसे वार्ट था या मोल था बॉडी में पहले से बना हुआ था, उसके अंदर कोई चेंज होने लग गया है, सडन चेंज या ऐसा चेंज आ रहा है धीरे धीरे किसी वार्ट या मोल के अंदर, तो वो भी एक कार्डिनल साइन हो सकता है कैंसर का। एंड फॉर नेगिंग कफ और हॉर्सनेस, कफ और हॉर्सनेस जैसी साउंड अगर आ रही है तो वो भी एक साइन हो सकता है। तो क्वेश्चन जो एब्रीवेशन है इससे आप याद रख सकते हैं, CAUTION, C4 चेंज इन ब्लैडर एंड बाउल फंक्शन, A for a sore that does not heal, U for unusual bleeding and discharge, T for thickening or lump in the breast or elsewhere, I for indigestion or difficulty in swallowing, O for obvious change in warts or moles, and N for nagging cough or hoarseness। इसके बाद अब मैं एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जो कि इम्पोर्टेंट है कैंसर के अंदर, ट्यूमर। कि ट्यूमर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्यूमर जब तक आपको पता नहीं होगा आपको कैंसर के डिफरेंशिएशन में या डायग्नोसिस के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको पहले ट्यूमर के बारे में पता होना चाहिए कि ट्यूमर क्या होता है और ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता और हर कैंसर ट्यूमर नहीं होता है। तो आपको ट्यूमर के बारे में एक बार कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर इज ए मास और लंप ऑफ टिश्यूज दैट में रिजेंबल्स स्वेलिंग, कोई भी मास फॉर्मेशन या लंप जो कि ऐसे स्वेलिंग के जैसे आपको दिख रहा है, या बॉडी के अंदर कोई ओवर ग्रोथ या एक्स्ट्रा ग्रोथ की तरह आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट में भी ए ट्यूमर। नॉट ऑल ट्यूमर्स आर कैंसरस, जो मैंने अभी बोला कि सभी ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं, और सभी तरह के कैंसर और कैंसर हो उसके अंदर ट्यूमर हो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ट्यूमर होगा तो ही कैंसर होगा या कैंसर होगा तो ही ट्यूमर होगा। सभी ट्यूमर्स कैंसर नहीं होते, कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जिनमें ट्यूमर जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती है। बट इट इज़ ए गुड आइडिया टू सी ए डॉक्टर इफ वन अपीयर्स, लेकिन अगर किसी पर्सन को ऐसा कोई लंप या मास फॉर्मेशन हो रहा है तो डॉक्टर को थोड़ा सा इजी हो जाता है कि उस मास या जो लंप बना है या जो ओवर ग्रोथ हुई है उसको एग्जामिन करके वो फटाफट पता लगा सकता है कि पेशेंट को
कोई कैंसर जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है। द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट डिफाइंस ए ट्यूमर as an abnormal mass of tissue that results when cell divides more than they should or do not die when they should। इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। सबसे पहली चीज़ कि सेल्स डिवाइड मोर देन दे शुड डू, मतलब जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ या नॉर्मल जो फिजियोलॉजी होती है डिवाइडेशन की, उससे ज़्यादा अमाउंट में डिवाइडेशन हो रहा है। और सेकेंड थिंग, जो सेल्स का एपोप्टोसिस या डाई हो जानी चाहिए थी वो सेल्स डाई भी नहीं हो रही। मतलब जो नॉर्मली डिवाइडेशन और डाइंग का जो प्रोसेस था वो अल्टर हो रहा है, डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो सेल्स डाइंग होनी चाहिए थी या डाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, जिससे कि सेल्स का अमाउंट कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा और वो एक ट्यूमर फॉर्मेशन कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन, ए स्वेलिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी जनरली विदाउट इन्फ्लामेशन कोज्ड बाय एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज वेदर बेनाइन और मेलिग्नेंट। यहाँ पे दो टर्म्स हो रही हैं, बेनाइन और मेलिग्नेंट। इससे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं एक बार। ए स्वेलिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई स्वेलिंग जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, जनरली विदाउट इन्फ्लामेशन, बट वहाँ पे किसी तरह का कोई इन्फ्लामेटरी साइंस नहीं है, कोज्ड बाई एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज का। क्या हो रहा है वहाँ पे, टिश्यूज की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, वेदर बेनाइन और मेलिग्नेंट। ये बेनाइन भी हो सकती है और मेलिग्नेंट भी हो सकती है। अब बेनाइन और मेलिग्नेंट क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको। ये ट्यूमर का टाइप होता है। ट्यूमर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो मेनली स्टडी के पर्पज से तो 2 ही तरह के होते हैं, बेनाइन और मेलिग्नेंट, लेकिन प्री मेलिग्नेंट भी एक टाइप बताया गया है। तो टाइप्स में सबसे पहला है बेनाइन। दीज आर नॉट कैंसरस। जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसरस नहीं होते। दे आइदर कैन नॉट स्प्रेड और ग्रो। वो ना तो स्प्रेड होते हैं ना ग्रो करते हैं। दे डू सो वेरी स्लोली, मतलब वो बहुत स्लोली प्रोग्रेसिव होते हैं और स्प्रेड नहीं होते हैं। स्प्रेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह मेटास्टेसिस होना, और बहुत कम ग्रो करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कैंसरस नहीं होते हैं। प्री मेलिग्नेंट मतलब मेलिग्नेंसी से जस्ट पहले, मतलब कि दे हैव चांसेस टू बी कन्वर्ट इनटू मेलिग्नेंट सेल्स। दे हैव चांसेस टू बी कन्वर्ट इनटू मेलिग्नेंट सेल्स, मतलब कि वो पोटेंशियल, उनके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। उस तरह के ट्यूमर्स को प्री मेलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। मतलब अभी कैंसर नहीं बने, लेकिन उनके अंदर पूरा पोटेंशियल होता है कि वो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड लास्ट वन इज मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर कैंसरस। जो कैंसरस ट्यूमर है बॉडी के अंदर वो होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेनाइन इज नॉन कैंसरस एंड मेलिग्नेंट इज कैंसरस ट्यूमर्स। इसके अलावा इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस की बात करें बेनाइन और मेलिग्नेंट के, तो वो कुछ ऐसे है। स्लोली ग्रोइंग मास, जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत स्लोली, और ये रैपिडली ग्रो करता है। रेगुलर सरफेस कैप्सुलेटेड, नॉट अटैच टू डीप स्ट्रक्चर्स, एंड जस्ट अपोजिट मेलिग्नेंट इज इरेगुलर, नॉन कैप्सुलेटेड एंड अटैच टू डीप स्ट्रक्चर्स। थर्ड, नॉन इन्वेजिव टू अनदर ऑर्गन्स और टिश्यूज, और ये इन्वेजन होके दूसरे टिश्यूज ऑर्गन्स तक नहीं जाता है बेनाइन। जबकि मेलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है उसकी स्पेशलिटी होती है कि वो इन्वेजिव होता है दूसरे ऑर्गन्स के लिए। नो स्प्रेड और मेटास्टेसिस, जबकि स्प्रेड और मेटास्टेसिस होता है। वेल डिफ्रेंशिएटेड ऑल द देम, मतलब जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो वेल डिफ्रेंशिएट होता है कि उसको अपन अलग से डिफ्रेंशिएट या मार्किंग कर सकते हैं कि ये बेनाइन ट्यूमर होता है। जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर पुअरली डिफ्रेंशिएट होता है, इसको अपन मार्क नहीं कर सकते कि कितने एरिया के अंदर कहाँ तक किस तरह स्प्रेड हो रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, नो रीअकरेंस आफ्टर सर्जरी। अगर सर्जिकल रिमूवल कर दिया अपन ने इसका तो ये दोबारा से अकर नहीं होता है। जबकि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसको आप सर्जिकली काट के हटा दो, फिर भी उसमें इतना पोटेंशियल होता है कि उसकी सेल्स वापस से ग्रो कर सकती हैं। नो ब्लीडिंग इन कट सर्फेसिस, ब्लीडिंग फ्रॉम कट सर्फेसिस इज कॉमन। जो कट सर्फेस होती है उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, जो बेनाइन होता है। जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर सरफेस पे, कट सरफेस पे ब्लीडिंग होना कॉमन है। नेम्ड बाई सफिक्स ओमा, जो ट्यूमर्स होते हैं उनको ओमा सफिक्स से यूज किया जाता है। और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उनको सार्कोमा, कार्सिनोमा, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू कैंसर या
एपिथेलियल टिश्यू कैंसर, जैसे मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था उस तरह से इनको सफिक्स यूज किया जाता है। स्लाइटली प्रेशर अफेक्ट ऑन नेबियर ऑर्गन्स, रिमार्केबल प्रेशर अफेक्ट ऑन नेबियर टिश्यूज। ये बहुत कम प्रेशर डालता है जो नेबियर ऑर्गन होता है, जबकि जो मेलिग्नेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल प्रेशर अप्लाई करता है जो नियर बाई ऑर्गन होता है उसके। तो ये कुछ ट्यूमर बेनाइन और मेलिग्नेंट के अंदर डिफरेंस है। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर कैंसरस ट्यूमर्स, जो मतलब द ट्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसरस ट्यूमर इज दिस। जो कैंसरस ट्यूमर के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछता है एग्जाम में, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेलिग्नेंट ट्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वाले होंगे। अब आपको फोटो से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि अब ये देखो, जैसे भी मैंने बताया था कि वेल डिफरेंशिएट होता है, स्लोली ग्रोइंग होता है, जबकि ये वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, ना ही कैप्सुलेटेड है, ये जब कैप्सुलेटेड है, और ये रैपिडली ग्रोइंग होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं जो बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर पाए जाते हैं। अब आपको पता चल गया ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर भी दो तरह का होता है, बेनाइन और मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है मतलब कैंसर, और कैंसर के बारे में अपन ने देख लिया कि कैंसर कैसे होता है, क्या कोज होते हैं, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। अब इसके बाद आता है कैंसर की स्टेजिंग पे, स्टेजिंग ऑफ कैंसर। कैंसर एक ऐसी डिजीज होती है कि जो अलग अलग स्टेज में अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ऐसे कुछ स्टेजेस के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे इसको स्टेजेस में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो कैंसर स्टेजिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के हिसाब से। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है कि कैंसर की स्टेजेस क्या होती हैं। तो स्टेज रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ योर कैंसर, कि कितना एक्सटेंट है, कितना पावरफुल है, या कितने एरिया में आपका कैंसर जो है अफेक्टेड है। सच हाउ लार्ज द ट्यूमर इज, ट्यूमर का साइज क्या है, एंड इफ इट स्प्रेड। तीन चीजें हो गई, एक्सटेंट हो गया, ट्यूमर का साइज हो गया, और स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो स्टेज के अंदर अपन इन तीन जो फैक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे स्टेजेस बताते हैं कि कौन सी स्टेज के अंदर कितना एक्सटेंट है, कितना लार्ज ट्यूमर है, और स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। Knowing the stage of your cancer helps your doctor understand how serious your cancer is and the chances of survival. Plan the best treatment for your identity, clinical trials that may be treatment option for the patient. जैसे स्टेज का पता चल जाता है, उसके एक्सटेंट का पता चल जाता है, उसके स्प्रेड होने के एरिया का पता चल जाता है अपने को स्टेजिंग से, तो अपन उसके ट्रीटमेंट प्लान में, उसके ट्रायल्स में, क्लिनिकल ट्रायल्स में, और उसके जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ है, उसका एक्सटेंट या कितना पावर या कितना अमाउंट, डोज, वो सब डिसाइड करके अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कैंसर स्टेजिंग अपने को डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, दोनों में हेल्प करती है। हाउ स्टेज इज डिटरमाइंड, तो अपन कौन से स्टेज में इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। टू लर्न द स्टेज ऑफ योर डिजीज योर डॉक्टर में ऑर्डर एक्सरे, या तो एक्सरे करके देख सकता है या लैब टेस्ट करके देख सकता है। कैसे पता लगाएंगे कि स्टेज कौन सी है, तो उसमें एक्सरेज है, लैब टेस्ट हैं, इसके अलावा कोई और प्रोसीजर्स हैं, या फिर सीधा सेक्शन ऑन डायग्नोसिस टू लर्न मोर अबाउट दीज टेस्ट। डायग्नोसिस करके जो भी आपके पास अवेलेबल डायग्नोसिस है, जो भी डेफिनेटिव डायग्नोसिस आप करना चाहते हो, उनसे आप पता लगा सकते हो कि कौन सी स्टेज के अंदर आपका जो ट्यूमर है वो है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम्स दैट डिस्क्राइब्स स्टेज। कौन से ऐसे सिस्टम है या कौन से बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं, कहाँ पे क्या है, उस बेसिस पे अपन कैसे स्टेज का पता लगाएंगे, वो कैसे डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर मेनी स्टेजिंग सिस्टम्स, सम सच एज TNM स्टेजिंग सिस्टम आर यूज्ड फॉर मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर। TNM स्टेजिंग सिस्टम जो अपन आगे पढ़ेंगे, ये एक टाइप ऑफ स्टेजिंग सिस्टम है जो कि कैंसर की स्टेजेस को डिफाइन करता है। अदर्स आर स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर। जो TNM है उसको बहुत सारे कैंसर्स के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन कुछ जो स्टेजिंग सिस्टम ऐसा है कि उनको स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक कैंसर के लिए ही यूज किया जा सकता है। मोस्ट स्टेजिंग सिस्टम इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, जो भी स्टेजिंग सिस्टम होगा उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन आप इंक्लूडेड होगी। वेयर द ट्यूमर इज लोकेटेड इन द बॉडी, ट्यूमर का लोकेशन क्या है बॉडी के अंदर, वो इंक्लूडेड होगी। सेकेंड थिंग, द सेल टाइप, सेल का टाइप क्या है, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, वो होगा। थर्ड थिंग, द साइज ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर का साइज क्या है। वेदर द कैंसर इज स्प्रेड टू नियर बाई लिम्फ नोड्स,
जिसको कि मेटास्टेसिस के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था ना मेटास्टेसिस लास्ट क्लास में। वेदर द कैंसर हैज स्प्रेड टू नियर बाई लिम्फ नोड्स, कैंसर कहाँ तक स्प्रेड हो चुका है, और वेदर द कैंसर हैज स्प्रेड टू ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, या तो आसपास के ऑर्गन्स तक ही स्प्रेड हुआ है, इन्वेड हुआ है, या फिर स्प्रेड होके बॉडी के किसी अदर पार्ट में चला गया है वो। एंड लास्ट वन इज ट्यूमर ग्रेड विच रेफर्स टू हाउ एबनॉर्मल द कैंसर सेल्स लुक्स एंड हाउ लाइकली द ट्यूमर इज ग्रो एंड स्प्रेड। ट्यूमर का ग्रेड क्या है, कितना स्पीडली ग्रो कर रहा है, कितना उसका एक्सटेंट है, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी क्या है, सेल्स की किस तरह की एबनॉर्मलिटी है, वो सब चीज़ें अपन स्टेज के अंदर इंक्लूड करके और इनके बेसिस पे अपन बताते हैं कि कौन से स्टेज का कैंसर आपको होता है। जैसे आप देखते हो या सुनते हो अपनी जनरल लाइफ में कि स्टेज 3 में पहुंच गया है, स्टेज 2 में है, अभी तो फर्स्ट स्टेज का ही कैंसर है। तो उस इन सब के क्राइटेरिया के बेसिस पे अपन इवेलुएट करके और फिर पता लगाते हैं कि कौन से स्टेज में कैंसर पहुंच चुका है। अब जैसे मैंने बताया टीएनएम का स्टेजिंग सिस्टम, जो कि सबसे कॉमनली यूज किया जाता है और बहुत सारे कैंसर्स के लिए यूज होता है। कुछ सिस्टम ऐसा होता है जो स्पेसिफिक किसी कैंसर के लिए ही होता है, लेकिन टीएनएम क्लासिफिकेशन जो है या टीएनएम स्टेजिंग सिस्टम जो है वो बहुत सारे मोस्ट वाइडली यूज्ड एक टाइप होता है या सिस्टम होता है जिससे कि अपन ट्यूमर की स्टेजिंग को डिसाइड करते हैं। So the TNM system is the most widely used cancer staging system. Most hospital and medical centers are used TNM system as their main method for cancer reporting. You are likely to see your cancer described by this staging system in your pathology report. मतलब आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर TNM क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके कैंसर की स्टेजिंग आएगी। Examples of cancer with different staging system include brain and spinal cord tumors and blood cancers. मतलब किसी भी तरह के जो ट्यूमर होते हैं उनको अपन TNM क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टेजिंग कर सकते हैं। अब TNM सिस्टम होता क्या है, द TNM सिस्टम क्या है, कैसे इसको TNM बोला जाता है। तो T जो रिप्रेजेंट करता है रेफर्स टू द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ द मेन ट्यूमर। द मेन ट्यूमर इज यूजुअली कॉल्ड द प्राइमरी ट्यूमर। मेन ट्यूमर वर्ड जो यूज किया गया है वो इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जो मेन या जहाँ पे प्राइमरी ट्यूमर, प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह से, प्राइमरी मतलब जहाँ से ओरिजिन है और सेकेंडरी मतलब मेटास्टेसिस होकर या स्प्रेड होकर दूसरी जगह चला गया, इसलिए यहाँ पे मेन या प्राइमरी ट्यूमर वर्ड यूज किया गया। तो टी उस ट्यूमर के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा जो कि मेन ट्यूमर है या प्राइमरी ट्यूमर है, उसका साइज क्या और उसका एक्सटेंट कितना, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, टी। इसके बाद N is refers to the number of nearby lymph nodes have cancer. जो nearby lymph nodes होते हैं, node for N for node, lymph nodes, कौन कितने lymph nodes हैं वो इन्वॉल्व है या कितने lymph nodes के अंदर जो कैंसर है वो पहुंच चुका है, इन्वेड हो चुका है, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, N। एंड M is refers to whether the cancer has मेटास्टेसाइज्ड, मतलब मेटास्टेसिस होके दूसरी जगह जा चुका है या नहीं गया है, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, एम। दिस मीन्स द कैंसर इज स्प्रेड फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब प्राइमरी ट्यूमर से किसी और जगह पहुंच चुका है या नहीं ट्यूमर, उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, एम। तो टी फॉर ट्यूमर साइज एंड एक्सटेंट, एन फॉर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड एम फॉर मेटास्टेसिस। टी फॉर ट्यूमर का साइज, एन फॉर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड एम फॉर मेटास्टेसिस। ये तीनों चीजें अपन पता, इन चीजों को, क्राइटेरिया को या इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसके बेसिस पे अपन स्टेजिंग बता सकते हैं कि कैंसर कौन से स्टेज के अंदर चल रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं टी फॉर प्राइमरी ट्यूमर साइज या एक्सटेंट क्या है इसका। इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट स्टेज आएगी टी एक्स या टी एक्स जिसको बोला जाता है, इसको क्रॉस भी बोलते हैं, टी क्रॉस। मेन ट्यूमर कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब कि कोई ट्यूमर है ही नहीं ऐसा अगर आया है रिपोर्ट में तो टी एक्स आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ आएगा कि सोनोग्राफी से यूएस अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई करके पता लगाया, लेकिन किसी तरह के किसी ट्यूमर के होने के वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, तो वो इस तरह का होगा, टी एक्स स्टेज मानी जाएगी। टी जीरो मेन ट्यूमर कैन नॉट बी फाउंड, अगर कोई सेकेंडरी ट्यूमर है बट कोई मेन ट्यूमर आपको फाइंड ही नहीं हो रहा है तो टी जीरो आप लिख सकते हो। और T1, T2, T3 एंड T4 रेफर्स टू द साइज और द एक्सटेंट ऑफ मेन ट्यूमर। ट्यूमर प्रेजेंट है
बट उसका साइज का वेरिएशन, जैसे साइज 5 mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm, उसके बेसिस पे T1, T2, T3 और T4 4 स्टेजेस के अंदर अपन उसको इंक्लूड कर सकते हैं. द हायर्स द नंबर आफ्टर द T, द लार्जर द ट्यूमर और द मोर इट हैज ग्रोन इनटू नियर बाई टिश्यूज. T1 सबसे छोटा, फिर T2, फिर T3, T4, मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ट्यूमर का साइज और उसका एक्सटेंट बढ़ता जाएगा. टीज में बी फर्दर डिवाइडेड टू प्रोवाइड मोर डिटेल. अगर और ज़्यादा डिटेल्ड प्रोवाइड करनी है तो टी को TA, TB, T3A, T3B ऐसे भी अपन डिवाइड कर सकते हैं कि T3 के अंदर भी 2 साइज हो सकती हैं. ये T3A के अंदर 7 mm का हो सकता है, 15 mm का साइज हो सकता है. तो इसके बेसिस पे आप T3A और T3B, मतलब T4 ट्यूमर साइज और उसका एक्सटेंट कितना, उसका कितना एरिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो प्राइमरी ट्यूमर है वो कितना साइज में है या उसका एक्सटेंट कितने एरिया में, उसके बेसिस पे आपको T स्टेज डिसाइड करनी है. सेकेंड थिंग, N फॉर रीजनल लिम्फ नोड. रीजनल मतलब जो इस प्राइमरी ट्यूमर के आसपास का एरिया, वही रीजनल में आएगा और वो ही N में आएगा. अगर बाहर के या डिस्टेंट एरिया के अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें मेटास्टेसिस या जो थर्ड स्टेज है M जो है वो आ जाएगी. तो यहाँ पे N फॉर रीजनल लिम्फ नोड्स या जो आसपास के एरियाज हैं उनको ही अपन इंक्लूड करेंगे. तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेज है NX या N क्रॉस, जिसके अंदर की कैंसर अपने कोई प्राइमरी ट्यूमर मिला है लेकिन उसके आसपास के जो रीजनल एरियाज में वहाँ पे किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है कि वहाँ पे कैंसर सेल्स प्रेजेंट है. N0 मेजर ही नहीं किया जा सकता, वो N0 और देयर इज नो कैंसर इन नियर बाई लिम्फ नोड्स, कि वहाँ पे अगर प्रेजेंट नहीं है तो N0 और N1, N2 और N3 रेफर्स टू द नंबर एंड लोकेशन ऑफ लिम्फ नोड्स दैट कंटेन्स कैंसर. N1 स्टेज, N2 स्टेज और N3 स्टेज के अंदर अपन बता सकते हैं कि कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है, रीजनल एरियाज में कितनी दूर तक या कितने आसपास की एरियाज के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट हो चुका है. द मोर लिम्फ नोड्स दैट कंटेन कैंसर, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो रिप्रेजेंट करेगा कि जो लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ता जा रहा है. इसके बाद आता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस या MX मेटास्टेसिस कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब मेजर ही नहीं किया जा सकता. M0 कैंसर हैज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट, कि नहीं गया है, इसका एविडेंस है कि नहीं गया है. यहाँ पे तो मेजर ही नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे आप मेजर कर सक रहे हो लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. एंड M1 की स्प्रेड हो चुका है, बॉडी के किसी और पार्ट में पहुँच चुका है. वो कौन सी स्टेज में आएगा? M1. तो ऐसे T4 ट्यूमर साइज जिसके अंदर TX या T क्रॉस, T0, T1, T2, T3, T4, जिसमें T3 को, T2 को T2A, T2B, T3A, T3B में डिवाइड कर सकते हैं. इसके बाद नोडल इन्वॉल्वमेंट है जिसमें NX या N क्रॉस, N0, N1, N2 और N3. और मेटास्टेसिस की जब बात करें तो MX या M क्रॉस, M0 और M1 स्टेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं. इसके बेसिस पे अपन कैंसर है उसको स्टेजिंग दे सकते हैं. अब इसका जैसे मान लो कोई ट्यूमर है तो कैसे बताएंगे स्टेजिंग? तो जैसे मान लो T2 आया है कि वह स्प्रेड ट्यूमर का साइज 5 से 7 mm का है. फिर उसके बाद N0 आया है कि नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मतलब मेटास्टेसिस भी नहीं है तो M0. या फिर अगर नोडल इन्वॉल्वमेंट M1 आ रहा है और मेटास्टेसिस M1 आ रहा है तो कि ट्यूमर का साइज भी बढ़ा है, वो नोडल इन्वॉल्वमेंट भी हो चुका है और M मेटास्टेसिस भी हो चुका है. तो इस तरह से अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन से स्टेज में अपन कैंसर को डायग्नोस किया है. अब इसके बाद आता है कि और कौन से एरिया वेज हैं जिनके द्वारा अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं. बाय देम वी कैन डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन या स्टेजिंग. द TNM सिस्टम हेल्प्स डिस्क्राइब कैंसर इन द ग्रेट डिटेल्स. तो TNM क्लासिफिकेशन वो बहुत डिटेल्ड स्टेजिंग सिस्टम बताता है, बट अदर्स जो होते हैं वो इतना डिटेल्ड नहीं बता पाते. द TNM combinations are grouped into 5 less detailed stages. When talking about your cancer, your doctor or nurse may describe it as one of these stages. तो नेक्स्ट जो स्टेजेज है जैसे स्टेज 0, एबनॉर्मल सेल्स आर प्रेजेंट बट हैव नॉट स्प्रेड टू नियर बाई टिश्यूज, कि एबनॉर्मल सेल्स हैं लेकिन वो कहीं दूसरे टिश्यूज के अंदर स्प्रेड
नहीं हुई है। आल्सो कोल्ड कार्सिनोमा इन सिटू। कार्सिनोमा इन सिटू मतलब कि जहाँ वो हुआ था वहीं पे प्रेजेंट है। कार्सिनोमा इन सिटू, कार्सिनोमा मतलब कैंसर, इन सिटू मतलब कि जहाँ है वहीं है, उसके नेटिव प्लेस पे ही अगर वो है तो कार्सिनोमा इन सिटू। जैसे अपन इन सिटू, इन विवो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना, इन सिटू मतलब जहाँ था वहीं है। नेक्स्ट स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 के अंदर क्या होगा? कैंसर इज प्रेजेंट, द हायर द नंबर द लार्जर ऑफ द कैंसर ट्यूमर एंड द मोर इट स्प्रेड इनटू द नियर बाई टिश्यूज। स्टेज 1 में है तो कम स्प्रेड हुआ है, कम साइज है। स्टेज 2 है मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा कैंसर का साइज और उसका स्प्रेड होने का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। एंड लास्ट इज स्टेज 4, द कैंसर इज स्प्रेड टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, की एक जगह से दूसरी जगह मेटास्टेसिस होके भी पहुंच गया। बट ये इतनी डिटेल्ड जो स्टेजिंग है वो नहीं बताता है जितना कि TNM बताता है। वो तीनों को चीज़ों को बता देता है, ट्यूमर के साइज को, एक्सटेंट को, नोडल इन्वॉल्वमेंट को और मेटास्टेसिस को, तीनों को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो TNM क्लासिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा और सबसे वाइडली यूज किया जाने वाला स्टेजिंग सिस्टम है। इसके अलावा कुछ और सिस्टम्स हैं, जैसे another staging system that is used for all types of cancer groups the cancer into 1 to 5 main categories। इसमें क्या कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। This staging system is more often used by cancer registries than by the doctors, but you may still hear your doctor or nurse describe your cancer in one of the following ways। मतलब वो इस तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, इस तरह का क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके बेसिस पे भी वो TNM क्लासिफिकेशन ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले इन सिटू, एबनॉर्मल सेल्स आर प्रेजेंट बट हैव नॉट स्प्रेड टू नियर बाई टिश्यूज। इन सिटू मतलब उस अपने एक्सटेंट या अपना जो नेटिव प्लेस है जहाँ बना था, जहाँ ओरिजिन हुआ था वहीं पे है, तो इन सिटू। लोकलाइज्ड कैंसर इज लिमिटेड टू द प्लेस वेयर इट स्टार्टेड विथ नो साइंस दैट इट हैज स्प्रेड। मतलब एक तो इन सिटू की जिस जगह बना था वहीं पे, और एक अपने लोकल एरिया में ही है कि जैसे मान लो किसी एक टिश्यू में बना था या किसी एक ऑर्गन में बना था, उसी ऑर्गन भी नहीं, एक टिश्यूज का कोई कलेक्शन था, उस टिश्यू एरिया के अंदर ही अगर है तो लोकलाइज्ड, वो बाहर नहीं गया। रीजनल कैंसर हैज स्प्रेड टू द नियर बाई लिम्फ नोड्स टिश्यूज और ऑर्गन्स। अपने आसपास के जो लिम्फ नोड टिश्यूज और ऑर्गन से वहाँ तक पहुँच चुका है। नेक्स्ट डिस्टेंट, दूर तक डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड अननोन देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू फिगर आउट द स्टेज। अगर अपन नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कितना क्या है तो अननोन के अंदर आएगा। इसके अलावा इन सिटू, लोकलाइज्ड, रीजनल और डिस्टेंस बेसिस पे भी अपन जो है कैंसर की स्टेजिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि कौन सी ट्रीटमेंट मॉडलिटी, क्योंकि स्टेजिंग से अपने को आइडिया लग जाता है कि कितने सीवियरिटी या क्या सीवियरिटी, क्या साइज है, कितना डोज, कितना अमाउंट ऑफ मेडिसिन या कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन या कितना अमाउंट ऑफ जो मेडिकल थेरेपीज है, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है, उनका अपने को यूज करना है। तो आफ्टर स्टेजिंग आपका जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। स्टेजिंग से आपको पता चल जाता है कि कितना सीवियर या कितना एक्सटेंट है उस ट्यूमर का, तो उसके बेसिस पे आप ट्रीटमेंट को फॉलो इजीली कर सकते हो। तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। द गोल ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट इज टू कम्प्लीटली रिमूव द कैंसर फ्रॉम योर बॉडी और किल ऑल द कैंसर सेल्स। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब है कि कैंसर को खत्म करना अपनी बॉडी में से और सभी कैंसर सेल्स को मार के हटाना। सेकेंड, एडजुवेंट ट्रीटमेंट। द गोल ऑफ एडजुवेंट therapy is to kill any cancer cells that may remain after primary treatment in order to reduce the chance that cancer will recur। प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो अपन ने जो अपने को मिला उन सबको खत्म कर दिया, लेकिन एडजुवेंट ट्रीटमेंट में अपन फॉलोअप करेंगे और देखेंगे कि दोबारा से कोई कैंसर सेल अपीयर तो नहीं हो रही है, और फिर उसको किल करके खत्म करके अपन जो है उसके होने के रिकवर या वापस से कैंसर होने के चांसेस को ही खत्म कर देंगे। लास्ट वन इज पैलिएटिव ट्रीटमेंट। इट मे हेल्प्स रिलीव साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट और साइन एंड सिम्टम्स कॉज्ड बाय कैंसर इटसेल्फ। कैंसर की वजह से होने वाले सिम्टम्स, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका होता है, इतना एक्सटेंड हो चुका होता है इसकी उसको ठीक
नहीं किया जा सकता, तो उस कंडीशन में अपन पेलिएटिव ट्रीटमेंट यूज करते हैं, जिसमें केवल उसकी वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस और उसके साइन एंड सिम्टम्स को ही अपन ट्रीट करते हैं। कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, बट आदमी की लाइफ को थोड़ा सा साउंड या अच्छा बनाने के लिए अपन पेलिएटिव ट्रीटमेंट यूज करते हैं, जिसमें उसकी कॉम्प्लिकेशंस और साइन एंड सिम्टम्स को रिलीव करके और उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं। Surgery, radiation, chemotherapy, hormone therapy can be used to relieve symptoms. Palliative treatment can be used at the same time as other treatments intended to cure your cancer. कई बार ऐसा होता है कि कैंसर की ट्रीटमेंट के साथ साथ भी अपने को पैलिएटिव केयर यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, तो उनको और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अवॉइड करने के लिए अपन पैलिएटिव ट्रीटमेंट यूज करते हैं। तो इसके अब बाद आता है कौन सी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं या कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा अपन इसको ठीक कर सकते हैं, कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले इम्यूनोथेरेपी, जिसमें इम्यूनिटी को बिल्डअप करके या इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग बना के इम्यून थेरेपीज यूज करके इम्यूनिटी के थ्रू अपन अगर कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं तो इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ड्रग्स या जो केमिकल एजेंट्स हैं वो यूज करके करें तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज यूज करके, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में थ्रू द सर्जरी या थ्रू द ऑपरेटिव प्रोसीजर जो बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जिसको आजकल बोला जाता है वो भी अपन कर सकते हैं। सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं कैंसर का अगर पॉसिबल है तो। हार्मोनल थेरेपी में इन सब के साथ हेल्प के लिए हार्मोनल थेरेपी यूज करके भी अपन जो है कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करके और क्रायो एब्लेशन, अभी इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये जो है वो कुछ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए आजकल यूज की जाती है। तो इनके बारे में अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल नेम्ड मेडिकल सर्जिकल फॉर नर्सेज। Thank you.